गरीब माँ की बेटियों के लिए आई रजवाड़े खानदान से शादी की 7 ड्रेस। कैसे होगी तेरी शादी, मेरा तो यही सोच के जी घबरा जाता है। न जाने तुझे अपने घर जाता मैं कब देखूंगी। माँ, क्या ये मेरा घर नहीं है? मैं आपकी ही बेटी हूं ना, या मुझे कहीं कचरे से उठाकर लाई हो? अरे तेरे आने के लिए तो मैंने और तेरे पापा ने न जाने कितने भगवान पूजे थे, तब जाके हमें तेरे दर्शन हुए। अगर ऐसा ही है तो मुझे बार बार अपने घर जाने के लिए क्यों कहती हो, और मुझे काम भी नहीं करने देती? तुम्हारे साथ मैं भी काम करूंगी तो घर में 2 पैसे और आएंगे ना। तो घर संभाल बेटा, जवान लड़की को ऐसे स्टेशन पर जाना ठीक नहीं है। जवान जवान लड़कों की बुरी नजर पड़ती है, ना जाने तेरे साथ कब क्या कर बैठे। माँ, आप कुछ ज्यादा ही सोचती हो। तो अभी नहीं समझेगी बेटा। अच्छा सुन, जरा वो सामान लगा दे, ट्रेन का समय हो गया है। ला, स्टेशन जाना है। रहने दो ना माँ, वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। जाऊंगी नहीं तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा, मुझे जाने दे। अनन्या के मना करने पर भी सुनीता नहीं रुकती। वो स्टेशन के लिए निकल जाती है, लेकिन रास्ते में चक्कर आने की वजह से वो गिर जाती है और सारा सामान बिखर जाता है। अरे अरे सुनीता, संभालो अपने आप को। सब कहते हैं कि मत काम किया करो, लेकिन नहीं, रोज रोज डलिया उठा के चल देना है। सीमा सुनीता के सभी बिखरे सामान को समेटती है। धन्यवाद सीमा, सच में तूने बहुत मदद की। वो सब तो ठीक है, लेकिन तू अपनी तबीयत का ध्यान रख। तभी वहाँ मंजू आ जाती है। अरे इन गरीबों को क्या तबीयत से मतलब, 2 रोटी खाने को मिल जाए इसीलिए गांव के चक्कर लगाते हैं, गरीब कहीं के। इतना कह के मंजू वहां से चली जाती है। सुनीता रोज की तरह स्टेशन निकल जाती है। सुनीता वापस शाम को घर आ जाती है। हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। क्या हो गया माँ? कुछ नहीं, बस शरीर में दर्द है। खाना बना लिया है? हाँ माँ, खाना तैयार है, मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी। तो चल जल्दी से लगा दे, मुझे सोना है। कल जल्दी उठ के तैयारी करनी है। कल रजवाड़ियों की ट्रेन आएगी, कमाई का मौका है कल। ऐसा करूंगी, कल समोसे बनाऊंगी और वही बेचूंगी। ठीक है माँ, आपकी बनवाने में मदद कर दूंगी। अगले दिन सुनीता को देर हो जाती है। राजवाड़ियों की ट्रेन का समय हो जाता है। सुनीता भाग के ट्रेन की तरफ जाती है। सुनीता को भागता हुआ देख के अनन्या भी पीछे से जाती है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ की तबीयत सही नहीं है। तो उसे अंदेशा था कि माँ कहीं बेहोश न हो जाए रास्ते में। सुनीता रास्ते में तो बेहोश नहीं हुई, लेकिन ट्रेन में पहुंचते ही जब एक राजवाड़ी परिवार ने उसे खरीदने के लिए रोका, वैसे ही वहां पर वो बेहोश हो गई। और राजवाड़ी लोग खानदानी अमीर तो थे ही, दिल के भी अच्छे थे। तभी तो उन्होंने सुनीता को अपने सीट पर बिठाया और पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाई। तुम ठीक तो हो? तब तक सुनीता की बेटी आ जाती है। अनन्या को देखकर राजेश्वरी की आंखें उसे एकटक निहारने लगती हैं और राजेश्वरी का बेटा भी उसे देखता रह जाता है। बेटा, ये माँ है तुम्हारी? हाँ, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, लगता है इसीलिए बेहोश हो गई। तब तक सुनीता होश में आ जाती है। देखो, तुम्हारी बेटी है। तू यहाँ क्यों आई है? पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई। जब तुम्हारी तबीयत खराब है तो आओ ना, तो क्या करूं, घर बैठ जाऊं। घर बैठ गई तो ब्याह कैसे होगा हमारी छोरी का? उम्र हो गई है, इसके बाबू तो कई साल पहले गुजर गए थे। तब से एक ही डर लगा रहता है कि कहीं हमारी छोरी के साथ कोई कुछ गलत ना कर दे, इसीलिए स्टेशन पर आने ना देती। अच्छा, ऐसी बात है। हम तुम्हारे घर 4 से 5 दिनों बाद आएंगे। तुम्हारा घर वही वाला है ना जो खिड़की से दिख रहा है? जी। ये लो, कुछ पैसे रखो और घर जाके आराम करो। बहुत मेहरबानी मैडम आपकी। मेहरबानी नहीं है, हम तुम्हारी बहुत कीमती चीज लेने आएंगे, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। राजेश्वरी और उसका बेटा ट्रेन में आपस में बात करते हैं। माँ, आप क्या कह रही थी उनसे? कुछ नहीं, बस मुझे अनन्या बहुत पसंद आ गई है। सोच रही हूँ उसे अपनी बहू बनाने को। तू बता, तुझे कैसी लगी? माँ, मुझे भी मैं तो बस उसे ही देखे जा रहा था। पता है, देखा था मैंने। इधर से लौटते वक्त ही हम उतर जाएंगे। तू ड्राइवर से गाड़ी मंगा लेना, यहाँ से रजवाड़ी ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है माँ। अगले 3-4 दिन बाद ही राजेश्वरी और वीरेंद्र सुनीता के घर आते हैं। अरे आप लोग, मुझे तो लगा आप आएंगे ही नहीं। हम रजवाड़ी लोग हैं, वैसे तो अमीर होते हैं लेकिन दिल के भी बहुत अमीर होते हैं।
और आज यहाँ हम तुमसे तुम्हारी कीमती चीज लेने आए हैं। मैं समझी नहीं। हम आपसे आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए चाहते हैं। क्या? मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा, इतने बड़े खानदान से मेरी बेटी के लिए रिश्ता आया है। सुनीता चिल्ला चिल्ला के सबको बताने लगती है। सामने मंजू ये सब देख रही थी। मैं इतने सालों से अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रही, उसे तो नहीं मिला ऐसा रिश्ता, तो इस मनहूस को कैसे इतने बड़े घर का रिश्ता मिल गया? तो ठीक है, हम शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। और हाँ सुनीता, हमारे घर रिवाज है कि सारी रस्मों के जोड़े ससुराल वाले ही भेजते हैं, और तुम खर्चों की टेंशन भी मत लेना, हम सब कुछ देख लेंगे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ। ठीक है राजेश्वरी जी, हम शादियों की तैयारी शुरू करते हैं। राजेश्वरी और वीरेंद्र चले जाते हैं। राजेश्वरी अनन्या की रस्मों की ड्रेस की तैयारियां करती है। कैसी हल्दी की ड्रेस बनवाऊं? 2 दिन बाद हल्दी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे तुम लोग भी बता सकते हो। हमें तो कुछ सूझ ही नहीं रहा रानी सा। हमें भी रानी सा। हल्दी में पीले रंग का पोशाक चाहिए, क्यों ना सोने की ड्रेस बनवाएं। हाँ, हम हल्दी के लिए सोने की ड्रेस बनवाएंगे। गुलाबो, फुलवासी, तुम लोग अभी सोनार और डिजाइनर को यहाँ बुलाओ। सोनार और डिजाइनर आते हैं। रानी सा, आपने आज मुझे याद किया? आपको तो पता ही है कि हम रजवाड़ी खानदानी लोग हैं, हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी होने वाली बहू की हल्दी ड्रेस सोने से बनी हो। आप दोनों ऐसी ड्रेस बनाइए जिसे लोग देखते रह जाएं, लोगों की आंखें फटी रह जाएं। बन जाएगी रानी सा, आप बस हुक्म करो। सोनार और डिजाइनर मिलकर हल्दी की ड्रेस बनाने लगते हैं। जब ड्रेस अनन्या के घर पहुंची तो सब उस ड्रेस की सुंदरता देख के हैरान हो जाते हैं। अरे बाप रे, कितनी सुंदर ड्रेस है। अनन्या, तुम ये ड्रेस पहनोगी? मेरी हल्दी है तो मैं ही पहनूंगी, पड़ोसी थोड़ी पहनेंगे। सच में ये ड्रेस तो बहुत सुंदर है, बहुत महंगी भी लगती है। हल्दी के लिए अनन्या तैयार हो जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है सब देखते रह जाते हैं। देखो माँ, इस गरीब अनन्या के पास कितनी सुंदर हल्दी की ड्रेस है, आप मेरे लिए ऐसा रिश्ता क्यों नहीं ढूंढती हो? अरे चुप कर, ये गरीब सिर्फ दिखने में है, अंदर से तो बहुत चालाक हैं, तभी तो इतने अमीर लोगों को अपने जाल में फंसा लिया। अरे अनन्या, आओ आओ आओ, तुम्हारी ड्रेस बहुत सुंदर है, भगवान करे तुम्हें किसी की नजर ना लगे। सच में बहुत सुंदर ड्रेस है, हो भी क्यों ना, सोने से जो बनी है। सभी मेहमान अनन्या को हल्दी लगाकर उसे आशीर्वाद देते हैं और इस तरह से हल्दी संपन्न होती है। लेकिन अब रानी सा को मेहंदी की ड्रेस की चिंता थी। गुलाबो, फुलवासी, कहाँ हो तुम सब? जी रानी सा, जी रानी सा। तुम लोगों को पता है ना कि कल ही मेहंदी का फंक्शन है, उसके बाद वरमाला और फेरे की। तुम लोगों ने पता किया कब तक आएंगी ड्रेसेस? रानी सा, मेहंदी की ड्रेस का पता किया था, डिजाइनर ने कहा है कि शरारे में फूलों की कढ़ाई करनी है, दुपट्टा फूल से ही बनाना है, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मेहंदी से पहले वो दुल्हन के घर भिजवा देंगे, ऐसा कहा था उन्होंने। अच्छा ठीक है, लेकिन वरमाला और फेरे की ड्रेस का क्या हुआ? रानी साहब, वरमाला की ड्रेस का पता किया था हमने, उन्होंने वही कहा कि वरमाला के लिए जो लहंगा और फेरे के लिए जो सिल्क की साड़ी का ऑर्डर है उसकी कढ़ाई बहुत बारीक है, जिसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन रस्म से पहले दुल्हन को ड्रेस मिल जाएगी। कितनी बार कहा था उनसे कि जल्दी करें। खैर, कपड़ों की कढ़ाई एकदम बेस्ट होनी चाहिए, उसमें हम कोई भी कमी नहीं करेंगे। हमारी बहू की ड्रेस सबसे परफेक्ट और सुंदर होनी चाहिए, जिससे हमारी बहू की सुंदरता में 4 चांद लग जाएं। गुलाबो, फुलवासी, सभी गहने जो वरमाला और फेरे के लिए निकलवाए थे वो सब पहुंचा दिए ना? हाँ रानी सा, वो दुल्हन के पास पहुंचते ही होंगे। सुनीता के दरवाजे पर 2 आदमी आते हैं जो बड़े से थाल में खूब सारे गहने लिए होते हैं। अरे सुनीता, ये सारे गहने अनन्या के लिए हैं, और नहीं तो क्या, रानी सा ने भिजवाए हैं। अरे वाह सुनीता, तेरी गाड़ी तो निकल पड़ी, लेकिन वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। एक दिन सोने की ड्रेस, दूसरे दिन इतने सारे गहने, किस्मत है, वरना एक दिन तो खाने के लिए भी तरस गए थे तुम लोग, याद रखना इसे। मंजू वहां से चली जाती है। अरे छोड़ सुनीता, मंजू की बात को, तुमको तो पता है ना उसका व्यवहार। सीमा और सुनीता बात कर ही रहे होते हैं कि तब तक मेहंदी की ड्रेस आ जाती है जो सुंदर सुंदर फूलों से बनी होती है। फूलों की ड्रेस? फूलों की भी ड्रेस होती है क्या? और ये दुपट्टा, ये भी कितना अलग और सुंदर है ना। सच में अनन्या के ससुराल वाले तो कुछ भी करा सकते हैं, रजवाड़ी खानदानी जो हैं। अगले दिन मेहंदी की रस्म के लिए अनन्या फूलों वाली ड्रेस पहन के सबके सामने आती है। थू 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 थू, नजर ना लगे अनन्या, बहुत सुंदर लग रही है बेटा।
ये फूलों की ड्रेस मैंने इंटरनेट पर देखी थी, मेरा तो बहुत मन था लेने का लेकिन नहीं ले पाई। सुंदर लग रही अनन्या, कहना पड़ेगा सबसे हट के शादी हो रही तेरी। अब तो मैं तेरी वरमाला और फेरे की ड्रेस देखने के लिए बहुत बेताब हूँ। सभी अनन्या की ड्रेस की बहुत तारीफ करते हैं। मेहंदी शुरू होती है और सभी औरतें बन्नी बनने का गीत गाती हैं। बन्नी के गोरे गोरे हाथ मेहंदी लगाओ रे, इस पे बनने का लिख दो नाम, मेहंदी लगाओ रे। बन्नी हमारी चांद का टुकड़ा, बनना है राजकुमार, मेहंदी लगाओ रे। आंखों में कजरा, कानों में झुमका, कर दो 16 श्रृंगार, मेहंदी लगाओ रे। ढोलक बाजे बाजे मंजीरा, शहनाई बज रही द्वार, मेहंदी लगाओ रे। मिलजुल गाओ गीत खुशी के, आया है शुभ दिन आज, मेहंदी लगाओ रे। उसके बाद वरमाला का वक्त होता है। अनन्या वरमाला के लिए सुंदर सा लहंगा पहन के आती है। अरे बाबा, खूब सुंदर लग रही, खूब सुंदर, किसी की नजर ना लगे अनन्या। तेरी सुंदरता में इस चमकते हुए लहंगे ने 4 चांद लगा दिए। तेरा लहंगा बहुत सुंदर बेटा। सच में राजेश्वरी देवी जी, सभी रस्मों की ड्रेस बहुत सुंदर और यूनिक है। हमारे राजवाड़ी खानदान का रिवाज है कि होने वाली बहू की पोशाक उसके होने वाले ससुराल से ही जाती है, और अनन्या तो हमारी इकलौती बहू है। उसके लिए तो हम लाखों में एक नहीं, करोड़ों में एक का काम करेंगे। नजर ना लगे मेरी बहू को। हाँ, सड़क छाप लड़की को घर की बहू बना रहे। अरे सड़क छाप से तो मेरी बेटी लाख गुना अच्छी है। मुझे तो लगता है ये भी कोई रानी वानी नहीं है। हाँ। वरमाला हो जाती है और अब फेरे की बारी थी। फेरों के लिए अनन्या ने सिल्क की सुंदर सी साड़ी पहनी थी, जिसे देखकर सभी दंग रह गए थे। बाप रे बाप, कितनी सुंदर साड़ी है ये। अगर ये साड़ी मेरी बेटी पहनती तो कितनी सुंदर लगती। अरे वाह अनन्या, तू तो इस साड़ी में स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लग रही है। देख, सारी औरतें तुझे देखकर दंग रह गई। मानना पड़ेगा, तू चीज ही ऐसी है। सभी औरतें बस अनन्या की साड़ी की बारीकियों के बारे में ही बात कर रही थी। फेरे संपन्न होते हैं और अनन्या की विदाई हो जाती है। हाँ बहू, इस महल में तुम्हारा स्वागत है। मुझे बरसों बीत गए इस रजवाड़ी को संभालते संभालते। अब मैं चाहती हूँ कि ये बागडोर तुम संभालो, इस रजवाड़ी की रानी बनो, और मुझे उम्मीद है कि तुम ये कर लोगी। हमारे पहनावे, हमारा रहन सहन बाहर की दुनिया से बहुत अलग है बेटा। हम भारी और डिजाइनर पोशाक और गहने पहनते हैं और खाने में रजवाड़ी भोज करते हैं। कुछ वक्त लगेगा, लेकिन तुम भी सीख जाओगी। अब ये कलश गिरा के महल के अंदर प्रवेश करो। अनन्या महल के अंदर प्रवेश करती है। सच में ये रजवाड़ी महल तो बहुत सुंदर है। बेटा अनन्या, जो भी काम हो दासियों से कह देना। तुम्हारे कमरे के बाहर 2 दासियां तैनात रहेंगी। और हाँ बेटा, कल तुम्हारी पहली रसोई और मुंह दिखाई है। तुम्हारे कपड़े और जेवर तुम्हारे कमरे में रखे हैं, कल वही पहनकर नीचे आना, ठीक? जी माँ। अगले दिन पहली रसोई के लिए अनन्या गुच्ची की गाउन पहनकर नीचे आती है, जहां सारी औरतें उसे देखने के लिए बेताब थी। राजेश्वरी, मैंने तो सिर्फ सुना था, लेकिन सच में तेरी बहू लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। बहुत सुंदर है तेरी बहू। ये मुंह दिखाई नहीं पहली रसोई है, इसमें सिर्फ स्वाद लिया जाता है। बहू घूंघट डाल लो, वरना सब तेरा चेहरा देख लेंगे। अनन्या घूंघट डाल लेती है और रसोई में जाकर पहली रसोई की रस्म करती है। अनन्या सबके लिए खीर बनाकर लाती है और सब खाते हैं। अरे वाह राजेश्वरी, तेरी बहू सुंदरता के स्वाद से दिल जीतना भी जानती है। बहुत बढ़िया खीर बनी है। अच्छा अच्छा, जा बहू, जीत लिया तूने इन सबका दिल। अब मुंह दिखाई के लिए तैयार हो जा। अनन्या जाती है और मुंह दिखाई के लिए दूसरी ड्रेस पहन कर आती है, जो मनीष मल्होत्रा से बनवाई गई थी। क्या राजेश्वरी, इतने से देर के लिए तूने बहू से ड्रेस बदलवा दी? लेकिन कहना पड़ेगा ये शरारा कितना सुंदर लग रहा है। मनीष मल्होत्रा से बनवाया भी तो है। मनीष मल्होत्रा को तो जानती ही होगी ना? हाँ हाँ, उन्हें कौन नहीं जानता। वैसे तब तो बहुत महंगा भी होगा, नहीं? होगा कुछ 20-25 लाख का। मेरी बहू के लिए मैं पैसे नहीं देखती, जो अच्छा लग जाता है बस वही ले लेती हूँ। रजवाड़ी खानदान की इकलौती बहू, इतना ठाठ बाट तो बनता ही था। हाँ हाँ, रानी सा की इकलौती बहू जो है। सारे मेहमान चले जाते हैं। आजा बहू,
तेरी नजर उतार दूं। सबने बहुत नजर लगाई होगी तुझ पर। राजेश्वरी अनन्या की नजर उतारती है। अच्छा सुन बहू, कल तेरा रिसेप्शन है, कल तुझे बहुत अच्छे से तैयार होना है। कल रिसेप्शन में बड़े बड़े लोग आएंगे तो किसी चीज की कमी ना हो। और हाँ, जेवर और कपड़े तेरे कमरे में पहुंच जाएंगे, ठीक? कल कौन कौन आएगा माँ जी? कल रजवाड़ी खानदान के लोग, मंत्री, उपमंत्री सब आएंगे। और हाँ, तेरे मायके से तेरी माँ और तेरे पड़ोसियों को भी बुलाया है। किसी की कमी महसूस नहीं होने दूंगी कल तुझे। सब तेरे आसपास रहेंगे। अरे वाह, थैंक यू माँ। अनन्या अपने कमरे में जाती है। अगला दिन रिसेप्शन होता है। सब लोग आ चुके होते हैं और अनन्या का वेट कर रहे होते हैं। अनन्या धीरे धीरे अपना गाउन पकड़ के सीढ़ियों से नीचे आती है और सबकी नजर उस पर टिक जाती है। ये तो बहुत सुंदर ड्रेस है, क्या किस्मत है। छोटे से झोपड़ी से सीधा महल, और अब सिर्फ सोने चांदी हीरे जवाहरात में ही खेल रही है। सही है राजेश्वरी जी, अनन्या तो सुंदर थी, लेकिन आपकी बहू बनकर वो चांद से भी सुंदर लग रही है। अनन्या तू बहुत सुंदर लग रही है। लगता है बहुत महंगा गाउन होगा। सिर्फ 5 करोड़ का है, डायमंड का है, लंदन से मंगवाया है। ये सुन के सभी औरतों को चक्कर आने लगता है। सभी औरतें हैरान रह जाती हैं। रिसेप्शन के दिन जो भी आता अनन्या की खूब तारीफ करता। सब में से बस एक अंजू ही थी जो सुनीता और अनन्या से जलती थी। रिसेप्शन खत्म हो जाता है और अनन्या अपने कमरे में आती है और उसकी आंखों से खुशी का एक आंसू गिरता है। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो इस घर की राजवाड़ी खानदान की बहू बन के इस महल में आई हूँ। आज मेरे पास दौलत, शोहरत, सब कुछ है। सब मेरी वाहवाही कर रहे हैं, मेरी तारीफ कर रहे हैं। काश आज बाबा भी यहाँ होते तो मुझे देख के कितना खुश होते। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। जीते जी उन्होंने बहुत दुख देखा है, हमने कितने दुख देखे। माँ की तबीयत खराब होने के बाद भी मैंने माँ को स्टेशन पर पानी बेचते हुए देखा है। मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए उसका डर देखा है। अनन्या ये सब सोच ही रही होती है कि तभी अनन्या की माँ सुनीता वहां आ जाती है। सुनीता अनन्या को रोते हुए देखकर आकर के पूछती है, अनन्या तू क्यों रो रही है बेटा? क्या हुआ तुझे? किसी ने कुछ कहा मेरी बच्ची को? नहीं माँ, ये तो खुशी के आंसू हैं। देखो ना, मेरे चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। मैं दुखी क्यों होंगी? माँ तुम्हें याद है वो वक्त जब हम अपने घर के पुराने कपड़े पहन के ही त्योहार बना लिया करते थे? तब सब लोग हमारा कितना मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि वो देखो गरीब को पुराने कपड़े पहने हैं। हाँ बेटा, लेकिन तू ये सब क्यों कह रही है आज? क्योंकि माँ आज हमारे पास ये सब है। मेरी शादी की हर रस्म के लिए नई नई ड्रेस है, और वो भी लाखों करोड़ों की। आज हमारे पास सब कुछ है माँ। हाँ बेटा, ये सब किस्मत का खेल है। तेरी किस्मत से हमारी किस्मत चमक गई। देखना, तेरी वजह से ही आज हमें ये सब मिल पाया है। सच में तेरे बाबा सही कहते थे कि तू लक्ष्मी है, लक्ष्मी। अब हमें कोई कुछ नहीं कहेगा माँ, कोई हमारी बेइज्जती नहीं करेगा, कोई भी नहीं। इतने में ही राजेश्वरी वहां आ जाती है। हाँ बेटा, अब कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि तुम अब इस रजवाड़ी खानदान की बहू ही नहीं बल्कि मालकिन भी हो। ये रजवाड़ी महल जितना हमारा है उतना ही तुम्हारा है। माँ, ये सब आपकी वजह से हो पाया है। आप उस दिन मुझे ट्रेन में ना देखती तो ये सब कभी मुमकिन नहीं था। हाँ बेटा, क्योंकि वो तेरी किस्मत थी। भगवान भी चाहते थे कि तेरी किस्मत बदले। बहुत टाइम से वो तुम्हें और तुम्हारी माँ को मेहनत करते हुए देख रहे थे, तो उसके फलस्वरूप उन्होंने तुम्हें यहाँ भेज दिया। और देखो ना, मैं भी तो बहू ही ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे इतनी प्यारी बहू मिल जाएगी। ये तो आपका बड़प्पन है राजेश्वरी जी, वरना इस कलयुग में इतना अच्छा कोई नहीं होता। बस करिए सुनीता जी, और कितनी तारीफ करेंगी। भूख लग रही है, भोजन लग गया है। चलिए ना, चल के भोजन करते हैं। हाँ जरूर, भोजन तो करेंगे। चल अनन्या, तू भी खा ले चल के। हाँ माँ। अब सभी लोग खुश होकर खाना खाते हैं और सुनीता को किसी बात की भी फिक्र नहीं थी, क्योंकि अब उसकी बेटी की शादी एक रजवाड़ी खानदान में हो गई और अब सुनीता और अनन्या खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं।